हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। लारावल के इस वीडियो कोर्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि लारावल का जो लेटेस्ट वर्जन आया है 11 उसमें और लारावल 10 वर्जन में क्या डिफरेंस है। देखिए, अब हमारे पास लारावल का एक नया वर्जन आ चुका है, वर्जन 11, जिसमें कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला मेन चेंज है वो है यहाँ पर इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पीएचपी की। तो यहाँ पर अगर आप लारावल 11 में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पीएचपी का जो मिनिमम वर्जन है वो है 8.2। अगर आपके सिस्टम पे 8.2 नहीं है या आपके सर्वर पे पीएचपी का वर्जन 8.2 नहीं है तो लारावल इंस्टॉल भी नहीं होगा। तो लारावल की इंस्टॉलेशन के लिए आपको चाहिए पीएचपी का वर्जन 8.2। इसके बाद यहाँ पर जो मेन चेंज हुआ यहाँ पर लारावल 11 में, अगर आप कंपेयर करें पुराने वर्जन से 10 से 9 से 8 से, तो लारावल 11 में जो फोल्डर का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल इंप्रूव हो चुका है। उसमें अननेसेसरी कोड जितना भी होता था पहले, जो हम फाइलें यूज भी नहीं करते थे, वो सब हटा दी गई हैं। आपको आर्टिसन की कमांड चलाकर ही उनको यूज करना पड़ेगा, मतलब कि अननेसेसरी कोड सब हट गया है। और अगर इसमें जितने भी चेंजेस आए हैं लारावल 11 में, तो उसमें सबसे मेजर चेंज यही है, फोल्डर स्ट्रक्चर। कोडिंग में कुछ खास डिफरेंस नहीं हुआ। जो भी आप कोडिंग के मेथड यूज करते थे लारावल 10 में, वो सारे मेथड सेम टू सेम हम लारावल 11 में भी यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और इसके बाद जो हमारे पास जब हम लारावल 11 इंस्टॉल करते हैं तो इसमें जो डिफॉल्ट डाटाबेस हो चुका है वो हो चुका है SQLite। देखिए, जब भी आप लारावल 11 इंस्टॉल करेंगे तो आपको मिलेगा वहां पर उसकी ENV फाइल के अंदर कि उसका डिफॉल्ट जो डाटाबेस है वो है SQLite। पहले होता था MySQL, मगर मोस्टली हम MySQL में ही सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो आप उसके अंदर जाके चेंज भी कर सकते हैं। ये सभी अभी मैं आपको चेंज भी करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। इसके बाद इसमें एक नई चीज आई है जिसको हम कहते हैं रिवर्ब। रिवर्ब एक पैकेज है बेसिकली जो वेब सॉकेट सर्वर का काम करता है। देखिए, ये काम हम पहले भी कर सकते थे लारावल 10 में भी, मगर तब हमें यहाँ पर थर्ड पार्टी पैकेजेस पे डिपेंड होना पड़ता था वेब सॉकेट की प्रोग्रामिंग के लिए। तो अब लारावल ने अपना खुद का ही पैकेज बना दिया जिसको कहते हैं रिवर्ब। जिनको वेब सॉकेट के बारे में नहीं पता तो उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ वेब सॉकेट होता क्या है। देखिए, बेसिकली ये 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन। जैसे अगर हमने चैटिंग बनानी हो तो उस तरह का सिस्टम के लिए हमारे को वेब सॉकेट प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो इस काम को अब लारावल अगर आप 11 में करना चाहते हैं तो आपको अलग से कोई पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवर्ब नाम का पैकेज इसके अंदर ही आ चुका है। अब जहां पर बात करें नए कोड की, तो इसमें लारावल 11 में सिर्फ एक ही तरीके का एक नया कोड आया है जिसको हम कहते हैं वंस मेथड। एक नया मेथड आया जिसका नाम है वंस। इसको हम आगे आने वाली वीडियोज में देखेंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की 10 से, तो यहाँ पर कुछ चीजों में ही चेंज हुआ है। सिर्फ 2-3 चीजें ही ऐसी हैं जिसमें कोड में चेंज हुआ है। सबसे पहला है, यहाँ पर मॉडल कास्ट हम करते थे, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है और उसको इंप्रूव कर दिया गया है। मॉडल कास्ट क्या होता है इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फिर इसमें एक नई चीज भी आई है जिसको हम कहते हैं पर सेकंड रेटिंग लिमिट। देखिए, इसमें अलग अलग रेटिंग लिमिट आती है लारावल के अंदर। मतलब कि अगर हम हर सेकंड के बाद कोड चलाना चाहते हैं, कोई कमांड चलाना चाहते हैं, तो इसमें एक नया पैरामीटर भी आया पर सेकंड। इससे पहले भी कई पैरामीटर आते थे, पर मिनट, पर आवर, पर डे, पर मंथ। तो अब ये एक नया पैरामीटर आ चुका है जिसको हम कहते हैं पर सेकंड। इसको हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास पहले से ही लारावल 10 में एक एग्जिस्टिंग फीचर था जिसको हम कहते हैं ईगर लोडिंग। तो यहां पर अब हम ईगर लोडिंग के अंदर लिमिट भी पास कर सकते हैं। ईगर लोडिंग क्या होती है, इसको हम बेसिकली 2 टेबल्स का जब रिलेशन बनाते हैं तो वहां पर इसका यूज होता है, जो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अब से इसमें लिमिट भी पास कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ आर्टिसन की इसमें कमांड्स भी आई हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सेकंड जो हमारा फीचर है जिसमें हमारे पास एक फोल्डर स्ट्रक्चर में मेन चेंज हुआ है, अननेसेसरी कोड हटा दिया गया। अननेसेसरी कोड वो कोड जो हमारे को हर प्रोजेक्ट में नहीं चाहिए होता। जैसे हमें हर प्रोजेक्ट में एपीएस बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो अगर आप एपीएस बनाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आर्टिसन की कमांड्स आई हैं। ब्रॉडकास्टिंग हटा दी गई है तो उससे रिलेटेड नई कमांड्स आई हैं। ये हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे। इसके बाद इसमें से जो हमारे अगर कंपेयर कर रहे हैं वर्जन 10 से, तो इसमें से सिर्फ एक ही चीज हटाई गई है और वो है नेम्ड आर्गुमेंट। हम नेम आर्गुमेंट पास कर सकते थे, वो अब हटा दी गई है। उसका एक नया वर्जन आया है जो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कंपेयर करके दिखाता हूँ विंडोज 10 को और 11 को, जिसमें मैं आपको सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर का कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ। तो यहां पर देखिए, मैंने वेब एडिटर के अंदर अपने 2 प्रोजेक्ट्स ओपन करके रखे हैं। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है लारावल 10 और राइट साइड में आ रहा है लारावल 11। अब मैं दोनों को यहां पर आपको साइड बाय साइड दोनों का कंपैरिजन करके दिखाता हूं कि फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ है वर्जन 11 में।
देखिए अगर आप बेसिकली बाहर से देखेंगे सारे फोल्डर्स तो आपको स्ट्रक्चर जो है पूरा सेम टू सेम लगेगा। यहाँ देखिए ऐप है, यहाँ पर भी ऐप है, यहाँ है बूटस्ट्रैप, यहाँ पर भी बूटस्ट्रैप, कॉन्फ़िग, डाटाबेस, पब्लिक रिसोर्सेज, राउट्स, यहाँ पर भी पब्लिक रिसोर्सेज, राउट, स्टोरेज टेस्ट वेंडर, ये सारे फोल्डर लगभग सेम ही है। अब जो चेंजेस हुए हैं फोल्डर स्ट्रक्चर में वो बेसिकली इनर से हुए हैं, मतलब कि अंदर से। मैं यहाँ पर वर्जन आपको 10 का ओपन करके दिखाता हूँ, ऐप फोल्डर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले कितने सारे फोल्डर आते थे। यहाँ पर टोटल 5 फोल्डर्स हैं, कंसोल, एक्सेप्शन, एचटीटीपी, मॉडल्स, प्रोवाइडर्स। अगर मैं ये आपको 11 में दिखाऊं तो वहां पर देखिए सिर्फ 3 ही फोल्डर रह चुके हैं। यहाँ पर कंसोल और एक्सेप्शन का फोल्डर हटा दिया गया है। अगर आपको इनकी जरूरत है तो आपको इसके लिए आर्टिसन की कमांड चलानी पड़ेगी, तभी आप कंसोल और एक्सेप्शन को यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो हमारा एचटीटीपी फोल्डर है मैं आपको वर्जन 10 में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंट्रोलर का फोल्डर होता था, मिडलवेयर का था और एक फाइल थी kernel.php। मगर यहाँ पर अगर मैं इसमें वर्जन 11 में आपको ये दिखाऊं एचटीटीपी फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी फोल्डर नहीं है, सिर्फ एक ही फाइल आ रही है controller.php। यहाँ पर कोई मिडलवेयर का फोल्डर नहीं है। आप देख सकते हैं मिडलवेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो बाय डिफॉल्ट हटा दिया गया। अगर आपको मिडलवेयर चाहिए तो आप मिडलवेयर की आर्टिसन की कमांड चलाकर उसे यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, मगर वो फोल्डर भी यहाँ नहीं बनेगा हमारे ऐप फोल्डर के अंदर, वो बनेगा बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर। अभी मैं उस पर भी आपको बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप के अंदर कैसे आएगा। तो बेसिकली जो हमारे सारे मेन फोल्डर्स थे यहाँ से हटा दिए गए, जो अननेसेसरी हम फोल्डर देखते थे पहले यहाँ पर कंसोल और एक्सेप्शन का, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया। तो ये था हमारा ऐप फोल्डर। मैं इसको बंद करता हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर बूटस्ट्रैप फोल्डर। ये देखिए यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक फाइल एक्स्ट्रा दिख रही है आपको 11 में, जिसका नाम है प्रोवाइडर्स। देखिए जो प्रोवाइडर्स नाम की थी फाइल हमारे पास बेसिकली पहले ऐप फोल्डर के अंदर आती थी, उसको अब यहां से शिफ्ट करके बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर डाल दिया है। और जो हमारी ये वाली फाइल है जिसका नाम है app.php, इधर भी आप देख सकते हैं। अब इसी के अंदर ही आपको यहाँ पर अपने मिडलवेयर, सर्विस प्रोवाइडर, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, उन सब का कोड करना है। अगर आपको अपने मिडलवेयर डिफाइन करने हैं तो इसी वाली फाइल के अंदर करने हैं आप, app.php फाइल के अंदर। ये हम अपनी आगे आने वाली वीडियोज में भी देखेंगे। तो ये एक मेजर चेंज हुआ है यहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं अपने कॉन्फ़िग फोल्डर में। देखिए पहले वाले वर्जन में, वर्जन 10 में, यहाँ पर कितनी सारी कॉन्फ़िग की फाइल थी। इसमें से बहुत सारी ऐसी कॉन्फ़िग की फाइलें जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज भी नहीं करते हैं, तो उन सबको हटा दिया गया वर्जन 11 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए कितनी कम फाइलें रह गई हैं। सिर्फ वही कॉन्फ़िग की फाइल्स हैं जो मैक्सिमम यूज होती हैं। अगर आप इससे ज्यादा यूज करना चाहते हैं तो उसकी आर्टिसन की कमांड लगाकर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक मेजर चेंज है इसमें। इससे आपको पता लग रहा होगा कि हमारा 11 वर्जन कितना हल्का हो चुका है। अब इसके बाद आते हैं डाटाबेस में। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक डिफॉल्ट एक फाइल मिलेगी जिसका नाम है database.sqlite। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अब लारावल 11 में जो डिफॉल्ट डाटाबेस है वो है SQLite। तो उसी से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर एक फाइल भी डाली है। बेसिकली हम इसको ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, हम इसकी जगह पे यूज करते हैं MySQL। तो इस फाइल की हमें कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। वैसे अगर आप SQLite यूज करना चाहते हैं तभी आपको इस फाइल की जरूरत पड़ेगी। बाकी अंदर कोई भी ऐसा मेजर चेंज नहीं है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। अगर आप माइग्रेशन फाइल को देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ फाइल का जो नेम है वो थोड़ा सा अलग हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब फाइल का नाम जो आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सीक्वेंस नंबर भी मिलेंगे 0, 1, 2 और विद डेट वाइज। बाकी कुछ खास चेंज नहीं है इसमें। तो इसको मैं क्लोज करता हूं। अब आते हैं पब्लिक फोल्डर में। देखिए पब्लिक फोल्डर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। पहले भी ये 4 फाइल्स होती थी, इंडेक्स की फाइल, रोबोट, फेव, आइकन और HTSS, वही सेम फाइल्स अभी भी हैं। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद आते हैं रिसोर्सेज फोल्डर में। तो रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर भी कुछ चेंज नहीं हुआ। हमारी व्यू की फाइल अभी भी व्यू फोल्डर के अंदर ही आएंगी वर्जन 11 में। पहले भी हम ऐसे ही काम करते थे। तो इसको हम क्लोज करते हैं। इसके बाद जो मेन चेंज हुआ है वो है राउट्स फोल्डर में, जिसमें हम राउट्स बनाते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अननेसेसरी 2 फाइल्स पड़ी रहती थी। एक का नाम था API.php और एक का नाम था console.php। देखिए हर वेबसाइट के अंदर APIs की जरूरत नहीं पड़ती है, ना कंसोल की, तो इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया गया। ये देखिए यहाँ पर अब सिर्फ 2 ही फाइलें मिलेंगी आपको, web.php जिसके अंदर हमारे सारे बेसिक राउट्स आते हैं, और एक है कंसोल। ये देखिए चैनल की फाइल यहाँ से हटा दी गई है। चैनल्स के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग का काम करते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग हर वेबसाइट में नहीं होती है, रेयर ही किसी प्रोजेक्ट्स में होती है जहां पर हमें ब्रॉडकास्टिंग करनी हो, मतलब कि अपनी लाइव वीडियो वगैरह दिखानी हो, तो वहीं पर इसका यूज होता है। बात करते हैं स्टोरेज फोल्डर की। यहाँ पर देखिए
तो देखिए स्टोरेज फोल्डर के अंदर भी कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। मैं फ्रेमवर्क दिखाता हूँ। ये देखिए अंदर के फोल्डर भी लगभग सेम ही है। इसको क्लोज करता हूँ, ऐप फोल्डर दिखाता हूँ इसके अंदर, तो देखिए वो भी सेम ही है। तो स्टोरेज फोल्डर के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ पर, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। देखिए टेस्ट फोल्डर के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक चेंज हुआ, उसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक फाइल होती थी क्रिएट एप्लीकेशन करके, इसको यहाँ से हटा दिया गया। और अगर मैं अंदर फोल्डर की बात करूँ यूनिट टेस्ट के अंदर, तो यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। और फीचर्स की बात करें तो फीचर्स फोल्डर के अंदर भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। टेस्ट की बेसिकली हमारे को जरूरत तभी पड़ती है अगर हमने टेस्ट केसेस लिखने होते हैं, वरना इस फोल्डर की कुछ खास जरूरत नहीं होती है। इसके बाद आता है वेंडर फोल्डर। वेंडर फोल्डर के अंदर बेसिकली कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। वेंडर फोल्डर के अंदर होते हैं पैकेजेस, जिसकी हमारे को प्रोजेक्ट में जरूरत होती है। इसके अंदर हमें कुछ काम करना भी नहीं होता, सिर्फ जब भी हम कोई एक नया पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो इसी फोल्डर के अंदर आकर वो इंस्टॉल होता है। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पर भी चेक करें वर्जन 11 में, तो उसमें कुछ खास चेंजेस आपको मिलेंगे नहीं। इसके बाद जो मेन चेंज हुआ है वो है ENV फाइल में। देखिए अगर मैं आपको वर्जन 11 के अंदर ENV फाइल दिखाऊं तो उसमें काफी चेंजेस हो चुके हैं। पहले मैं आपको वर्जन 10 का दिखाता हूं। यहाँ पर इस फाइल को ओपन करता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास कुछ इस तरह से सेटिंग आती थी। यहाँ पर जब हम फर्स्ट इंस्टॉलेशन करते थे तो डाटाबेस का जो कनेक्शन होता था वो होता था MySQL, जिसकी हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह किया करते थे। तो ये काम हम अभी भी कर सकते हैं वर्जन 11 में। तो ये आपको पुरानी कुछ सेटिंग्स दिख रही हैं, यहाँ पर सेशन की सेटिंग्स हैं और भी कई सेटिंग्स हैं। अब यही चीज मैं आपको वर्जन 11 में दिखाता हूँ तो उसमें ये चीजें हट चुकी हैं। यहाँ देखिए मैं वर्जन 11 में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं फाइल को ओपन करता हूँ। ये देखिए तो मेन कुछ खास अभी आपको दिखेगा नहीं, वैसे यहाँ पर काफी सारी लाइंस हटा दी गई हैं। यहाँ पर देखिए जो मेन हमारे लिए चेंज हुआ है वो है यहाँ पर डाटाबेस का कनेक्शन। देखिए शुरुआत में यहाँ पर आता है SQL लाइट, मगर इसको हम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर लिखकर MySQL। और नीचे जितनी भी लाइन कमेंटेड हो रखी है इसको हम अनकमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को MySQL में इन सब की जरूरत होती है, डाटाबेस के नेम की, यूजर नेम की और पासवर्ड की, उसके पोर्ट नंबर की, होस्ट नेम की। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको अनकमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लाइंस भी डाली गई हैं 11 वर्जन में। जैसे सेशन से रिलेटेड पहले सिर्फ 2 ही लाइंस होती थी, मगर आपको यहाँ पर अब 3 एक्स्ट्रा लाइन भी दिखेंगी। और भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं जो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में यूज करके देखेंगे। तो मेन चेंज यही है डाटाबेस का कनेक्शन का। तो आपको चेंजेस यहाँ पे सारे समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाता हूँ। तो रन करने के लिए मैं अपनी टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर अपनी कमांड लिखता हूँ PHP आर्टिसन सर्व। मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो यहाँ देखिए हमारा सर्वर रन हो चुका है। इसको एक बार मैं आपको ब्राउजर में ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने वेब ब्राउजर के अंदर ऊपर लिखा है localhost:8000, बिल्कुल ऐसे ही हम लारावल 10 में भी लिखते हैं। तो पोर्ट नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब देखिए जैसे ये प्रोजेक्ट ओपन हुआ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लारावल 11 का जो होम पेज है उसमें काफी चेंज हो चुका है। डिजाइन टोटली चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लिंक्स आ रहे हैं, लाराकास्ट का, लारावल न्यूज का और वाइब्रेंट इकोसिस्टम। डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो मेजर जो चेंज हुआ है इस डिजाइन में भी हुआ है। ये डिजाइन टोटली चेंज हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि हम MySQL का कोड इसमें कैसे करेंगे। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर MySQL की कोडिंग करनी है तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एग्जाम सर्वर में जाकर अपाची और MySQL को ऑन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखा है, मतलब कि इसको स्टार्ट करके रखा हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं कि लारावल 10 के अंदर हम MySQL से कनेक्टिविटी कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है लारावल 11। अब सबसे पहले जब भी आपको MySQL के अंदर इसकी कोडिंग करनी है लारावल 11 वर्जन की, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर अपनी .env फाइल को ओपन करना है जो हमारे रूट फोल्डर के अंदर ही है। ये देखिए तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले जब हम लारावल 10 में काम करते थे तो हम यहाँ पर MySQL पहले से ही लिखा होता था, मगर अब अगर हमें यहाँ पर MySQL के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो हमें खुद से ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर MySQL। ये देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर इन सारी लाइन्स को अनकमेंट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको अनकमेंट कर लिया। यहाँ पर होस्ट नेम अभी आपको चेंज नहीं करना है, पोर्ट नंबर भी यही रहेगा। जो भी आपके डाटाबेस का नाम है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एक टेस्टिंग के लिए test1 नाम से मैंने एक डाटाबेस ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ, उसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ये देखिए test1। मेरे MySQL का जो यूजर नेम है वो रूट ही है। पासवर्ड मैंने कुछ रखा नहीं हुआ, अगर आपने सेट किया हुआ है तो उस पासवर्ड को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो सबसे मेन चेंज है यहाँ पर आपको SQLite की जगह पे लिखना है MySQL। तो अभी मैं आपको चेक कराता हूं, अभी ये कोड चलेगा नहीं, इसमें एक एरर आएगी।
तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर आया और मैं अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं SQL state 42S02। अगर आपके पास इस तरह की कोई एरर आ रही है तो आपको करना क्या है, आपको अपनी env फाइल के अंदर ही आना है और यहाँ पर एक आपको टर्म ढूंढनी है जिसका नाम है session_driver। इसके आगे यहाँ पर लिखा होगा डाटाबेस। देखिए जब तक हम लारावल 10 यूज करते थे तो सेशन ड्राइवर की जो यहाँ पर वैल्यू होती थी वो होती थी फाइल, मगर अब यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज होके कर दिया इन्होंने डाटाबेस। तो हमें इसे वापस से फाइल ही करना है। ये फाइल और डाटाबेस में क्या चक्कर है मैं इसका भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि लारावल 11 के अंदर जो डिफॉल्ट डाटाबेस है वो है SQLite। तो SQLite के जो सेशंस बनते हैं वो बनते हैं शायद से डाटाबेस में, मगर हमारे डिफॉल्ट जो MySQL में जब भी हम काम करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सेशंस हमेशा फाइल में बनते हैं। तो हमें दोबारा से इसका नाम चेंज करके कर देना फाइल। तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए अब हमारा जो कोड है वो प्रॉपर चल रहा है। देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो एरर मैंने अभी आपको शो किया है ये वाला एरर पहले ना आ रहा हो, इससे पहले कोई दूसरा एरर आ रहा हो। तो मोस्टली क्या एरर होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक एरर आएगा आपके पास, मैं आपको पहले शो करता हूँ। देखिए आपको जाना है यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर और यहाँ पर database.php फाइल। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो डिफॉल्ट नाम का हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है इसके अंदर यहाँ पर SQLite सेट है, तो इसको हमने ऑलरेडी चेंज कर लिया है अपनी env फाइल से। यहाँ पर देखिए ये हमारी है MySQL की सेटिंग्स। अगर आप env फाइल के अंदर डाटाबेस वगैरह सेट नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसको भी पहले ये कमेंटेड थी ये सारी लाइनें, अगर आप इसको यहाँ पर कमेंट ही रखना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। ये सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जो पासवर्ड है आपके डाटाबेस का उसको यहाँ सेट कर सकते हैं, यूजर नेम जो है उसको यहाँ सेट कर सकते हैं, डाटाबेस का जो नाम है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं लारावल की जगह पे। तो बेसिकली हम इसमें नहीं लिखते हैं, हम env फाइल के अंदर लिखते हैं, मगर आप यहाँ पर भी इसको सेट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि एरर आ रही होगी, वो एरर होगी इस तरह के कोड की। यहाँ पर आप देख रहे हैं UTF-8MB4 इस तरह का अगर कोई एरर आपको वहां पे शो होता है, अगर अभी मेरे केस में तो नहीं हुआ मगर इन केस अगर आपको होता है यहाँ पर, तो आपको इस वाली फाइल को ओपन करना है जिसका नाम है database.php और अपने MySQL वाले सेशन में आ जाना है और यहाँ पे चेक करना है कोलिजन के अंदर यही वैल्यू सेट है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं UTF-8MB4_Unicode_CI, अगर ये नहीं लिखा हुआ तो आपको इसको सेट कर लेना है, तो वो एरर अपने आप हट जाएगी। ये प्रॉब्लम क्यों होती है मैं एक बार आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए जहां पर हमारा जो ये DB कोलिजन होता है इसकी वैल्यू हम अलग अलग रख सकते हैं। ये आपको अपने MySQL से पता लगता है कि आपके MySQL के अंदर क्या सेट हुआ। जो सेटिंग MySQL के अंदर है वही आपको यहाँ पे रखनी होती है। बाय डिफॉल्ट यही सेटिंग होती है। अगर इन केस जब आप लारावल 11 इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है वहां पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाए, तो आपको अपने MySQL से ही चेक करके यहाँ पर वैल्यू सेट करनी होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वैल्यू हम चेक कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है अपने लोकल होस्ट पे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना PHP MyAdmin ओपन करना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर मेरा ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है PHP MyAdmin का। यहाँ पर ऊपर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ सर्वर कनेक्शन कोलिजन, यहाँ पर एक वैल्यू सेट है। यही सेम वैल्यू आपको अपने लारावल प्रोजेक्ट में देनी है जब आप लारावल 11 यूज कर रहे हैं। अगर आपको इस तरह का कोई एरर शो होता है UTF का, तो आपको यही कोड देना है जो यहाँ पर सेट है। अगर यहाँ पर कुछ और सेट है और वहां पर कुछ और सेट है तो एरर आ जाएगी। तो यही वाली वैल्यू आपको अपनी database.php फाइल के अंदर कोलिजन नाम का जो हमारा ये की है इसी के अंदर यहाँ पर सेट करनी है। तो ये था इसकी इंस्टॉलेशन जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। और इसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। जो भी चेंजेस थे वो थे बेसिकली डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर, जो मैंने आपको समझाया कि डायरेक्टरी के अंदर से अननेसेसरी फाइल्स और फोल्डर्स को हटा दिया गया है। और जो भी हमने अब तक लारावल 10 के अंदर सीखा है, जो भी कोडिंग सीखी है, चाहे राउट्स बनाने सीखे हैं, कंट्रोलर्स बनाने सीखे हैं, मॉडल की कोडिंग करनी सीखी है एलोकेंट से, क्वेरी बिल्डर से, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ना ही उसमें कुछ नई चीज आई है। तो जो भी नए चेंजेस होंगे वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूंगा। तो जो भी ये हमारा कोर्स अभी चल रहा था वर्जन 10 के अंदर, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया वर्जन 11 में। तो जितनी भी वीडियोस होंगी वो सारी 11 बेस्ड ही हैं। और जो भी चेंजेस होंगे जब मैं वीडियो में बताऊंगा तो आपको डिफरेंस भी बताता रहूंगा कि वर्जन 11 में कैसे काम करते थे और 10 में कैसे करते हैं।
होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।